19.1 जनजातीय प्रश्न का निर्धारण, एल्विन और घुरिये। भारत में जनजातीय लोगों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के कानूनों द्वारा सीमित है। जनजातीय आबादी चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों में फैली हुई है। एक महत्वपूर्ण भाग एक विशाल सतत भौगोलिक बेल्ट में रहता है जो भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करता है। यह बेल्ट उत्तर पूर्व सीमांत से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार में संताल परगना और छोटानागपुर पठार तक, दक्षिण पूर्व में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक, मध्य भारत में मध्य प्रदेश तक और पश्चिमी भारत में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक फैली हुई है। इस बेल्ट के बाहर उत्तर और दक्षिण भारत में आदिवासी क्षेत्र हैं। गैर आदिवासी लोगों के साथ बातचीत के विविध इतिहास के कारण जनजातीय आबादी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भिन्न होती है। केवल कुछ जनजातियां ही गहरे जंगलों में रहती हैं और झूम खेती करती हैं, जैसे बस्तर, मध्य प्रदेश में अबूझमाड़ और कोरापुट और फुलबनी, उड़ीसा में। अधिकांश बंजर भूमि पर बसे हुए कृषि क्षेत्रों और कस्बों और शहरों में रहते हैं। शिक्षण, सफेदपोश नौकरियों, छोटी दुकानें चलाने और औद्योगिक उद्यमिता सहित विभिन्न व्यवसायों से आजीविका कमाते हैं। कई लोग भूमिहीन मजदूर या छोटी, अनुत्पादक भूमि वाले कृषक होने के कारण गरीब हैं, हालांकि कुछ मध्यम वर्ग या अमीर हैं। जनजातीय श्रमिक विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कृषि, पशुधन, वानिकी, खनन, निर्माण, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, भंडारण, संचार और सेवाएं, सफेदपोश नौकरियों और शिक्षण सहित। सांस्कृतिक रूप से भारत में जनजातीय भाषाएं 4 प्रमुख परिवारों से संबंधित हैं: ऑस्ट्रिक, तिब्बती चीनी, द्रविडियन और इंडो-आर्यन। ग्रिक्सन के भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में 179 भाषाएं और 544 बोलियां दर्ज की गईं, जिनमें से 116 जनजातीय थी। अकेले नागालैंड की जनजातियां 55 बोलियां बोलती हैं। गैर आदिवासी लोगों के साथ बातचीत के कारण जनजातियां अक्सर द्विभाषी या बहुभाषी होती हैं। कई लोग हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम में परिवर्तित हो गए हैं, जिससे उनकी भाषाएं और विचार पैटर्न प्रभावित हुए हैं। आधुनिक विकास ने आदिवासी भाषाओं के उपयोग को हतोत्साहित किया है और शिक्षा में उनके उपयोग को बढ़ावा दिया है। कुछ परिवर्तित जनजातियां अपने नए धर्मों को संप्रेषित करने के लिए अपनी मूल भाषाओं का उपयोग करती हैं। केवल गहरे जंगलों में रहने वाले लोग ही अपने धर्मों का पालन करते हैं और संचार के प्राथमिक साधन के रूप में अपनी मूल भाषाओं का उपयोग करते हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची में कानूनी ढांचा 1935 के अधिनियम से उत्पन्न हुआ है, जिसमें बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है जहां आदिवासी जीवन पर विभिन्न कानून लागू होंगे। एल्विन ने कहा, अधिनियम की धारा 52 और 92 ने कुछ मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों, बहिष्कृत या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों को प्रांतीय विधायिका के संचालन से आरक्षित कर दिया। प्रांतों के कार्यकारी अधिकार इन क्षेत्रों तक विस्तारित थे, लेकिन उनका प्रशासन बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए राज्यपाल के विवेक के अधीन था और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए मंत्रियों के अधीन था, जो शांति और अच्छी सरकार के लिए राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी के अधीन था। अधिनियम के बाद घुरिये ने 3 विचारों को प्रतिबिंबित करते हुए आदिवासी प्रश्न तैयार किया: कोई परिवर्तन नहीं और पुनरुत्थानवाद, अलगाव और संरक्षण और आत्मसात। उन्होंने जनजातियों को 3 वर्गों में देखा: राजगोंड जैसी जनजातियां जिन्हें हिंदू समाज के भीतर मान्यता प्राप्त थी, बहुसंख्यक, आंशिक रूप से हिंदूकृत और हिंदुओं के निकट संपर्क में हैं, पहाड़ी जनजातियां, बाहरी संस्कृतियों के प्रति प्रतिरोधी। एल्विन का मानना था कि प्रतिरोधी तीसरे वर्ग के विपरीत
दूसरे वर्ग को अपने संपर्कों के कारण नैतिक पतन का सामना करना पड़ा। एल्विन मिशनरी विरोधी और हिंदू समर्थक थे। 1944 में उन्होंने लिखा, मिशनरियों को आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों से हटा लिया जाना चाहिए। वहां सारी शिक्षा सरकारी नियंत्रण में होनी चाहिए और सरकार को मिशनरियों से दोगुना काम करना चाहिए। हमारा लक्ष्य इन लोगों को हिंदू समाज के भीतर क्षत्रियों में ऊपर उठाना है। घुरिये ने इसी तरह कहा, आदिवासियों को बिना किसी हस्तक्षेप के उनकी परंपराओं के अनुसार जीने की अनुमति देना वांछनीय है, लेकिन उन्हें पूर्ण प्रशासनिक संचालन से बाहर करने का मतलब है कि वे दूसरों की तरह उसी प्रशासनिक मशीनरी के तहत ऐसा जीवन नहीं जी सकते हैं। इतिहास इसका समर्थन नहीं करता। एल्विन और घुरिये दोनों ने हिंदू समाज में शामिल होने की वकालत की। 1950 में बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र 5वें और 6ठे अनुसूचित क्षेत्र बन गए। जनजातीय विकास कार्यक्रम शुरू हुए और घुरिये एल्विन की स्थिति अपरिवर्तित रही। जनजातियों को हिंदू धर्म में शामिल होना पड़ा या ईसाई धर्म में परिवर्तित होना पड़ा। गैर सरकारी संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, विशेष रूप से 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में, भूरिया समिति की रिपोर्ट और 1996 अधिनियम आदिवासी स्वशासन की दिशा में कदमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चिंताएं पूर्वोत्तर सीमा में 6ठी अनुसूची क्षेत्रों में जनजातीय स्वायत्तता की मांगों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। 1996 के अधिनियम में जोर दिया गया, पारंपरिक जनजातीय सम्मेलन और कानून वैध बने रहने चाहिए। आधुनिक प्रणालियों के साथ सामंजस्य इसके अनुरूप होना चाहिए। समिति ने महसूस किया कि आदिवासी क्षेत्रों में नई पंचायती राज संरचना में पारंपरिक संस्थानों को आधुनिक प्रणालियों के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। जनजातीय स्वशासन को सक्षम करने में इस कानूनी व्यवस्था की प्रभावशीलता संदिग्ध है। अधिकांश जनजातियों ने गैर आदिवासी धर्मों और संस्कृतियों को अपना लिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी परंपरा का कौन सा हिस्सा आधुनिक प्रणालियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। एल्विन घुरिये ढांचा उत्तर प्रदान नहीं कर सकता है क्योंकि यह जनजातियों को परस्पर अनन्य वर्गों में वर्गीकृत करता है, गैर आदिवासी लोगों के साथ जनजातीय संबंधों को राज्य के नजरिए से देखता है और 1935 अधिनियम से पहले उनके संघर्षों से जनजातियों की आवाज को नजरअंदाज करता है। घुरिये का दृष्टिकोण राज्य के कानूनी शासन को वैध बनाता है, जो परंपरा को महत्व देकर प्रतिविद्रोह के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसके स्थायी आधार वन जीवन को हटा देता है। जनजातीय वनवासी और अन्य समुदाय सहअस्तित्व में हैं, जिससे उपमहाद्वीप की सभ्यता समृद्ध हुई है। उदाहरण के लिए, मातृ देवी और शिव पंथ और औषधीय पौधों का ज्ञान इन अंतःक्रियाओं से प्रभावित हुए हैं। मध्ययुगीन भारत में हिंदू धर्म के उद्भव के साथ मनुष्य और भगवान, व्यक्तिगत और सामूहिक, स्वयं और समाज, और तर्क और धार्मिक विश्वास के बीच एक अनुष्ठान पदानुक्रम विकसित हुआ, जो गतिहीन कृषि समुदायों की एक विशेषता है। इसके विपरीत जनजातीय समाज देहाती और खानाबदोश थे। गतिहीन और देहाती लोगों के बीच बातचीत दुर्लभ थी। गतिहीन और देहाती लोग क्रमशः मैदानों, शहरों और जंगलों में रहते थे। उपनिवेशवाद ने प्रमुख मुख्यधारा बनाम सीमांत परिधि की धारणा पेश की। 19.2 जनजातीय आवास का इतिहास। ब्रिटिश अतिक्रमण का विरोध सबसे पहले आदिवासी लोगों ने ही किया था। हिंदुओं, ईसाइयों और राज्य के दबाव के खिलाफ लंबे प्रतिरोध के कारण आदिवासी समुदायों के भीतर एक वर्ग संरचना पैदा हुई। घुरिये का वर्ग भेदभाव गैर आदिवासी दुनिया और राज्य शासन के प्रति अलग अलग प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करता है। आदिवासियों का पहला वर्ग, जैसे राजगोंड, मुख्यधारा के समाज में शामिल हो गए, उच्च दर्जा प्राप्त किया और आदिवासी अभिजात वर्ग बन गए। तीसरा वर्ग, पहाड़ी जनजातियां, बाहरी संस्कृतियों का विरोध करती थी और हाशिए पर थीं,
गहरे जंगलों में स्थानांतरित खेती जैसी प्रथाओं को जारी रखा। दूसरा वर्ग, कुछ हिंदू और कुछ ईसाई, विकास से पीड़ित हुए। ज्यादातर गरीब मध्यम वर्गीय भूमिहीन या छोटे भूमिधारक बन गए। राज्य शासन का इतिहास 1650 से 51 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री के साथ शुरू हुआ, जिससे व्यापार फल-फूल रहा था। 1757 तक प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारत से प्राप्त राजस्व से अपनी खरीद का वित्तपोषण किया। 1765 में कंपनी को बंगाल में राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त हो गया। 1769 से 70 के बंगाल के अकाल ने जनसंख्या और भूमि को तबाह कर दिया, जिससे 1772 में वित्तीय संकट पैदा हो गया और कंपनी के मामलों में राज्य का हस्तक्षेप हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में गवर्नर जनरल बने। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स ने उनकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया, जो कंपनी के नौकरों की क्लाइव पीढ़ी के परिणामों से निपट रही थी, जिन्होंने बंगाल को तबाह कर दिया था। हेस्टिंग्स का लक्ष्य प्रभावी शासन के लिए भारतीय भाषाओं और परंपराओं में सक्षम एक ओरिएंटलाइज्ड सेवा अभिजात वर्ग का निर्माण करना था। आदिवासी लोगों के साथ पहला संपर्क 1772 में हुआ, जब कैप्टन कैमक ने ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करते हुए छोटानागपुर के शासक के साथ पगड़ी का आदान प्रदान किया। हेस्टिंग्स की सांस्कृतिक नीति के कारण 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जिससे इंडोलॉजी अनुसंधान और सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। शिक्षा प्रणाली ने ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए एक मध्यम वर्ग तैयार किया, जिससे मौखिक परंपरा वाले समुदायों को छोड़कर द्विज जाति के हिंदुओं और अमीर मुसलमानों को लाभ हुआ। इसके बाद जनजातीय विद्रोह हुए, जैसे डाक मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ 1778 में पहाड़िया लोगों का विद्रोह और 1784 से 85 में कोली अशांति। 1793 के स्थायी बंदोबस्त ने निर्वाह कृषि को व्यावसायिक कृषि में बदल दिया। 1857 में महान संथाल विद्रोह और भारतीय विद्रोह तक कई आदिवासी टकराव हुए। राज्य ने एक अलग संथाल जिले और 1858 की रानी की उद्घोषणा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने सांस्कृतिक मतभेदों में हस्तक्षेप न करने को बढ़ावा देते हुए प्रत्येक समुदाय को सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए। 1858 और 1935 के बीच 28 बार जनजातीय टकराव दर्ज किए गए। 1858 के वन अधिनियम ने आरक्षित वनों का निर्माण किया और 1895 तक वन गांवों की स्थापना की गई। 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम और 1917 के एजेंसी ट्रैक्ट के हित और भूमि हस्तांतरण अधिनियम ने आदिवासियों से बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने विशेष सुरक्षा के लिए पिछड़े इलाकों को नामित किया, जिससे 1935 अधिनियम और बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों की ओर अग्रसर हुआ। इसके बाद बिरसा मुंडा 1895 से 1900 और ताना भगत 1913 से 21 आंदोलन जैसे प्रमुख विद्रोह हुए। राज्य ने आदिवासी सुधार समितियां बनाईं और मौजूदा राजनीतिक ढांचे के भीतर नीतियां बनाईं, लेकिन आदिवासियों के लिए अधिकांश धन का दुरुपयोग गैर आदिवासियों द्वारा किया गया। 1935 के अधिनियम ने आदिवासियों के लिए बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों का निर्माण करके आधुनिक भारतीय शासन की नींव रखी। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा शुरू की गई और रानी की उद्घोषणा द्वारा पुनः पुष्टि की गई सांस्कृतिक नीति का उद्देश्य जनजातियों पर उनके सांस्कृतिक मतभेदों को स्वीकार करते हुए शासन करना था। 19.01 क्रिया और चिंतन। विभिन्न जनजातीय दावों और ब्रिटिश भारत सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा करें।
जनजातीय दावे और ब्रिटिश भारत सरकार की प्रतिक्रिया। भारत में जनजातीय समुदायों और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के बीच बातचीत को संघर्षों, प्रतिरोधों और वार्ताओं की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान जनजातीय दावे औपनिवेशिक नीतियों द्वारा लगाए गए गहन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों की प्रतिक्रिया थे। यह निबंध ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ विभिन्न जनजातीय दावों और औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा उसके बाद की प्रतिक्रियाओं की पड़ताल करता है। जनजातीय दावे, प्रतिरोध के कारण और रूप। एक, भूमि और संसाधनों का बेदखली। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने आदिवासी समुदायों की पारंपरिक आजीविका को काफी हद तक बाधित कर दिया। 1793 के स्थायी बंदोबस्त और रैयतवारी प्रणाली जैसी नई भूमि राजस्व प्रणालियों को लागू करने से भूमि स्वामित्व पैटर्न में मौलिक बदलाव आया। 19वीं शताब्दी में वन अधिनियमों की शुरुआत ने आदिवासियों की जंगलों तक पहुंच को प्रतिबंधित करके स्थिति को और अधिक खराब कर दिया, जो उनके भरण पोषण के लिए महत्वपूर्ण थे। भूमि और संसाधनों के बेदखल होने से आदिवासी समुदायों में व्यापक आक्रोश फैल गया। संथाल विद्रोह 1855 से 56 भूमि हस्तांतरण के खिलाफ जनजातीय दावे का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। संथाल मुख्य रूप से कृषक, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा शोषणकारी प्रथाओं के अधीन थे। उनका विद्रोह उनकी पैतृक भूमि की हानि और असहनीय आर्थिक उत्पीड़न की सीधी प्रतिक्रिया थी। 2. शोषण और उत्पीड़न। गैर आदिवासी साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के शोषण ने गहरा आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा कर दिया। नकदी फसलों की शुरुआत और जनजातीय अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में जबरन एकीकरण ने उनके पारंपरिक जीवन के तरीकों को बाधित कर दिया। इससे ऋण बंधन और गंभीर शोषण हुआ। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 इस तरह के शोषण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण दावा था। मुंडा, जो परंपरागत रूप से स्थानांतरित कृषि पर निर्भर थे, बाहरी लोगों द्वारा उनकी भूमि पर अतिक्रमण और शोषणकारी आर्थिक प्रथाओं को लागू करने के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिरसा मुंडा का आंदोलन, जिसे उलगुलान या द ग्रेट टुमल्ट के नाम से जाना जाता है, का उद्देश्य आदिवासी अधिकारों को पुनः प्राप्त करना और जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा शोषण का विरोध करना था। 3. सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्वायत्तता। ब्रिटिश सांस्कृतिक और धार्मिक मानदंडों को लागू करने से आदिवासी जीवन शैली को भी खतरा पैदा हो गया। आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के मिशनरियों के प्रयासों को अक्सर उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर हमले के रूप में देखा जाता था। इसलिए जनजातीय नेताओं ने इस तरह के सांस्कृतिक घुसपैठ का विरोध करके अपनी स्वायत्तता का दावा किया। पश्चिमी भारत में भील विद्रोह 1818 से 1831 सांस्कृतिक और धार्मिक स्वायत्तता को संरक्षित करने की इच्छा से प्रेरित प्रतिरोध का एक उदाहरण है। अपनी मजबूत सांस्कृतिक पहचान और योद्धा परंपरा के लिए जाने जाने वाले भीलों ने अपने क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण और मिशनरी गतिविधियों को लागू करने के ब्रिटिश प्रयासों का विरोध किया। 4. राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन। ब्रिटिश प्रशासनिक संरचनाओं की शुरुआत ने पारंपरिक आदिवासी राजनीतिक प्रणालियों को बाधित कर दिया। जनजातीय प्रमुखों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की औपनिवेशिक प्रथा अक्सर पारंपरिक प्राधिकार के क्षरण और अलोकप्रिय नीतियों को लागू करने का कारण बनी। मध्य भारत में गोंड विद्रोह 1842 आंशिक रूप से नए प्रशासनिक उपायों के प्रतिरोध से प्रेरित था। गोंड, जिनके पास शासन की अपनी प्रणालियां थीं, ने उनके अधिकार को कमजोर करने और बाहरी नियंत्रण लागू करने के ब्रिटिश प्रयासों का विरोध किया। ब्रिटिश भारत सरकार की प्रतिक्रियाएं। 1. दमन और सैन्य कार्रवाई।
जनजातीय दावों पर ब्रिटिश भारत सरकार की प्राथमिक प्रतिक्रिया सैन्य दमन थी। विद्रोहों को दबाने और जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने सैन्य बल का प्रयोग किया। इसके परिणामस्वरूप अक्सर जनजातीय विद्रोहों का क्रूर दमन हुआ। उदाहरण के लिए संथाल विद्रोह को काफी ताकत से कुचल दिया गया था। अंग्रेजों ने सेनाएं जुटाईं, नेताओं को मार डाला और प्रतिभागियों को कड़ी सजाएं दी। इसी तरह मुंडा विद्रोह के दमन में विद्रोहियों के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान और दंडात्मक कार्रवाई शामिल थी। 2. विधायी एवं प्रशासनिक उपाय। जनजातीय दावों के जवाब में अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों को नियंत्रित करने और उन्हें औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के उद्देश्य से विधायी और प्रशासनिक उपाय भी लागू किए। वन अधिनियम, जैसे कि 1865 का भारतीय वन अधिनियम और 1878 का भारतीय वन अधिनियम, वनों तक पहुंच को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए थे, जिससे आदिवासी आजीविका प्रतिबंधित हो गई। 1874 में अनुसूचित जिला अधिनियम की शुरुआत और बाद में 1919 में भारत सरकार अधिनियम, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल थे, आदिवासी क्षेत्रों को सीधे औपनिवेशिक प्रशासन के तहत लाने का प्रयास थे। हालांकि इन कृत्यों का उद्देश्य जाहिर तौर पर बेहतर प्रशासन था, इसके परिणामस्वरूप अक्सर आदिवासी समुदायों को और अधिक हाशिए पर धकेल दिया जाता था। 3. शांतिकरण एवं सहविकल्प। एक अन्य प्रतिक्रिया शांति और सहविकल्प की रणनीति थी। अंग्रेजों ने आदिवासी नेताओं को औपनिवेशिक प्रशासन में शामिल करके आदिवासी समुदायों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने जनजातीय प्रमुखों को मुखिया के रूप में नियुक्त किया और उनकी वफादारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए। भील विद्रोह के बाद शांति की नीति स्पष्ट हुई। अंग्रेजों ने भील नेताओं को प्रशासनिक ढांचे में एकीकृत करने के उपाय अपनाए। उनके सहयोग के बदले में उन्हें पद और पुरस्कार दिए गए। 4. आर्थिक एवं सामाजिक सुधार। कुछ मामलों में अंग्रेजों ने आर्थिक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से आदिवासी समुदायों की शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया। इन सुधारों का उद्देश्य शोषणकारी प्रथाओं के प्रभाव को कम करना और आदिवासियों को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना था। उदाहरण के लिए मुंडा विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य आदिवासियों की भूमि को गैरादिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाना और जमींदारों और साहूकारों की प्रथाओं को विनियमित करके आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करना था। प्रभाव और विरासत। आदिवासी समुदायों और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच बातचीत का आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तानेबाने पर लंबे समय तक प्रभाव रहा। औपनिवेशिक नीतियों और प्रतिक्रियाओं के कारण जनजातीय भूमि स्वामित्व, आर्थिक प्रथाओं और सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1. भूमि एवं आर्थिक परिवर्तन। औपनिवेशिक हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप जनजातीय समुदायों के बीच भूमि स्वामित्व पैटर्न में पर्याप्त परिवर्तन हुए। जनजातीय भूमि के अलगाव और नई आर्थिक प्रथाओं की शुरुआत ने पारंपरिक आजीविका को बाधित कर दिया और व्यापक दरिद्रता को जन्म दिया। कृषि के व्यावसायीकरण और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में जबरन एकीकरण का जनजातीय समाजों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। पैतृक भूमि से विस्थापन और पारंपरिक संसाधनों के नुकसान के कारण आर्थिक हाशिए पर जाना पड़ा और बाहरी कारकों पर निर्भरता बढ़ गई। 2. सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवधान। सांस्कृतिक और धार्मिक मानदंडों को लागू करने के ब्रिटिश प्रयासों ने आदिवासी समाज में व्यवधान पैदा किया। मिशनरी गतिविधियों और विदेशी सांस्कृतिक प्रथाओं को लागू करने से कुछ आदिवासी समुदायों के बीच पारंपरिक सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं में गिरावट आई। हालांकि इन सांस्कृतिक घुसपैठों के प्रतिरोध ने आदिवासी पहचान को भी मजबूत किया और सांस्कृतिक प्रथाओं की पुनः पुष्टि की।
मुंडा विद्रोह जैसे आंदोलनों का सांस्कृतिक पुनरुत्थान और आदिवासी पहचान के संरक्षण पर गहरा प्रभाव पड़ा। 3. राजनीतिक लामबंदी और प्रतिरोध। औपनिवेशिक काल के दौरान जनजातीय दावों ने भविष्य की राजनीतिक लामबंदी और प्रतिरोध की नींव रखी। औपनिवेशिक काल के दौरान शोषण और प्रतिरोध के अनुभवों ने आदिवासी समुदायों के बीच राजनीतिक चेतना के विकास में योगदान दिया। बिरसा मुंडा जैसे नेताओं की विरासत और संथाल विद्रोह जैसे आंदोलनों ने आने वाली पीढ़ियों को आदिवासी अधिकारों और स्वायत्तता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण की वकालत करने वाले आदिवासी आंदोलनों का उदय हुआ। निष्कर्ष। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान जनजातीय दावे औपनिवेशिक नीतियों द्वारा लगाए गए गहन परिवर्तनों के प्रति बहुआयामी प्रतिक्रियाएं थे। ब्रिटिश भारत सरकार की प्रतिक्रियाएं, दमन से लेकर सहविकल्प तक, का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को औपनिवेशिक ढांचे में नियंत्रित और एकीकृत करना था। जनजातीय समुदायों और औपनिवेशिक प्रशासन के बीच बातचीत का जनजातीय समाजों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता पर स्थायी प्रभाव पड़ा। इन दावों और प्रतिक्रियाओं की विरासत भारत में आदिवासी अधिकारों और स्वायत्तता के लिए समकालीन संघर्षों को आकार दे रही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम और 1936 में पहले चुनावों के तहत आदिवासी आंदोलन बदल गया। अपनी आवाज उठाने के लिए नए आदिवासी संगठन बने, जैसे छोटानागपुर कैथोलिक सभा और छोटानागपुर आदिवासी महासभा। 1949 में महासभा को भंग कर दिया गया और झारखंड पार्टी नामक एक नई क्षेत्रीय पार्टी बनाई गई। 19.3 राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी। राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम आदिवासी और किसान आंदोलनों से नहीं आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस समय के कठोर कानूनों या सांस्कृतिक नीतियों पर सवाल नहीं उठाया। इसने इन आंदोलनों की विरासत का उपयोग नहीं किया क्योंकि इसने इन सांस्कृतिक नीतियों को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने इस विचार को अस्वीकार नहीं किया कि आदिवासी पिछड़े और आदिम हैं। इसमें यह सवाल नहीं उठाया गया कि क्या सख्त राज्य नियंत्रण आवश्यक था। कांग्रेस ने संरक्षण का समर्थन किया लेकिन बहिष्कार की आलोचना की, जिसके कारण बाद में विकास कार्यक्रम शुरू हुए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आदिवासियों को औद्योगिक आधुनिकीकरण को आत्मसात करने में मदद करना था। अपने 1936 के फैसपुर प्रस्ताव में कांग्रेस ने वन समुदायों को बाहर करने पर अपनी स्थिति बताई। कांग्रेस का मानना है कि कुछ क्षेत्रों को बाहर करने का मतलब उनकी खनिज और वन संपदा का दोहन करना है और उनके लोगों को शोषण और दमन के लिए शेष भारत से अलग रखना है। संकल्प में यह भी कहा गया, आदिवासियों के हितों की सबसे अच्छी सेवा उन्हें शिक्षा जैसे आधुनिक प्रभावों से अवगत कराने और संरक्षण कानूनों को लागू करने से होगी। आदिवासी प्रगति के लिए वन उत्पादों का औद्योगीकरण आवश्यक है। जनजातीय विरोध को अनुकूलन और परिवर्तन में उनकी असमर्थता के संकेत के रूप में देखा गया। जो लोग उन्हें आत्मसात करने का तर्क देते थे, वे ब्रिटिश शासन के तहत मुख्यधारा के विकास में विश्वास करते थे और आदिवासियों के ज्ञान और जीवन शैली का मूल्य नहीं देखते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के योगदान को मान्यता नहीं दी। जवाहरलाल नेहरू ने यह विचार साझा किया। 1952 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र सम्मेलन के पहले सत्र में उन्होंने कहा, 50 वर्षों से अधिक समय तक हमने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और इसे हासिल किया। इस संघर्ष ने हमें खुद से ऊपर उठाया। हमें याद रखना चाहिए कि यह अनुभव आदिवासियों द्वारा साझा नहीं किया गया था। आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया, लेकिन उनके अनुभवों को अन्य भारतीयों के साथ साझा करने का कोई तरीका नहीं था। बहिष्कृत क्षेत्रों में उन्हें
राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया और प्रमुख समाजों द्वारा सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया। वे बाहरी लोग थे। आदिवासियों की स्थिति को मुख्यधारा के शासन के परिप्रेक्ष्य से नहीं समझा जा सकता है। 19.4 संविधान सभा की बहसें और आदिवासी लोग। संविधान सभा की बहसों ने बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों के विचार या आदिवासियों के पिछड़े होने की धारणा पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी के तरीके खोजने के लिए आदिवासी और किसान आंदोलनों की परंपराओं का उपयोग नहीं किया। बहसें सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेदों में हस्तक्षेप न करने की नीति की दोबारा जांच किए बिना एक असमान सामाजिक संरचना में सामाजिक न्याय पर केंद्रित थी। इस समस्या के समाधान के लिए अनुच्छेद 16, 4 और 335 बनाए गए थे। ये बहसें अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई उदार राजनीतिक परंपराओं का पालन करती थी। जनजातीय लोगों के लिए संवैधानिक प्रावधान इन बहसों का हिस्सा थे। यह तर्क दिया गया कि राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र न्याय के लिए स्थितियां पैदा करेगा, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल थे। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा, हमारा संविधान संसदीय लोकतंत्र स्थापित करता है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति एक वोट। हमारे पास किसी भी समूह द्वारा सतत तानाशाही को रोकने के लिए राजनीतिक लोकतंत्र है। हम आर्थिक लोकतंत्र भी चाहते हैं, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति एक वोट। प्रश्न यह है, हम आर्थिक लोकतंत्र कैसे प्राप्त करें? इस पर अलग अलग विचार है: व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद। हमारे निदेशक सिद्धांत विभिन्न दृष्टिकोणों की अनुमति देने के लिए लचीली भाषा का उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति एक वोट राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र की कुंजी है। एक वोट संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद 300A में वर्णित आर्थिक समानता के राजनीतिक अधिकारों पर जोर देता है। यह सिद्धांत अर्थव्यवस्था और औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें आजीविका के बहुवचन तरीके शामिल नहीं हैं। यह कार्य की अन्य परंपराओं को खत्म करने का सुझाव देता है। इस सिद्धांत द्वारा परिभाषित अर्थव्यवस्था लोगों की कार्य संस्कृति और कौशल पर आधारित नहीं है। उत्पादक क्षमता में अधीनता के बिना आधुनिक विश्व की चुनौतियों से निपटना शामिल है। स्वशासन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट से कहीं अधिक शामिल है। इसमें लोगों को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करना शामिल है। इसे समझने के लिए राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को कार्यक्षमता और जीवन के बहुवचन तरीकों से जोड़ने की आवश्यकता है। ये लिंक सामान्य भलाई के विचार का निर्माण करते हैं। निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 16, 4 और 335 के बीच विरोधाभास का समाधान नहीं करते हैं। अनुच्छेद 16, 4 ऐसे समाज में समान अवसर का समर्थन करता है जहां शक्ति और सामान कुछ ही लोगों के बीच केंद्रित होते हैं। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों का समर्थन करता है। अनुच्छेद 335 पर बहस इन समूहों के लिए नौकरी आरक्षण पर केंद्रित थी। कुछ अंश हैं। श्री पंडित ठाकुर दास भार्गव ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, केवल उनके दावों पर विचार किया जाना चाहिए। श्री टी कृष्णमाचारी ने प्रश्न किया कि अनुच्छेद 335 को आरक्षण के बिना कैसे लागू किया जा सकता है। श्री R.K. सिद्धवा ने पिछले अन्यायों के कारण अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अधिकारों का समर्थन किया। श्री महावीर त्यागी ने अन्य अनुच्छेदों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लाने का विरोध किया। संरक्षण पर बहस में अर्थव्यवस्था या उसमें हाशिए पर रहने वाले लोगों के स्थान पर चर्चा नहीं हुई। अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई अर्थव्यवस्था या लोगों की भौतिक और सांस्कृतिक पूंजी का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। अतः आत्मनिर्भर विकास पर चर्चा नहीं हो सकी।
निदेशक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित कल्याण कार्य संस्कृति और उत्पादक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए, आदिवासियों के बीच भूमि हस्तांतरण को रोकने वाले कानून लोकतंत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। आदिवासियों को अपनी परंपराओं और औद्योगिक व्यवस्था के अनुसार भूमि और उत्पादन के साधनों को परिभाषित करने की आज़ादी चाहिए। जनजातीय विरोध भूमि, जंगल, कार्य संस्कृति और विश्व दृष्टिकोण पर अपने अधिकारों का दावा करते हैं। ये अधिकार उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए आवश्यक हैं। संपत्ति के अधिकार पर आधारित कल्याण का विचार अपनेपन को सुनिश्चित नहीं कर सकता। राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र को ही समझना जरूरी है। अनुच्छेद 300A में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक हित के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 24 में इस पर चर्चा की गई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति की आवश्यकता है, तो राज्य मुआवजे के साथ इसे प्राप्त कर सकता है। सामाजिक सुधार और सुरक्षा के लिए त्वरित कानून की आवश्यकता है, लंबी मुकदमेबाजी की नहीं। राज्य को एकाधिकार के विरुद्ध संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। संपत्ति सामुदायिक कानूनों के अधीन एक सामाजिक संस्था है। श्री दामोदर स्वरूप सेठ ने कहा कि संविधान को राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण सहित सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति अधिग्रहण को स्पष्ट करना चाहिए। संपत्ति के अधिकार कानून और समुदाय द्वारा बनाए जाते हैं। राज्य को सामान्य हितों के लिए संपत्ति को विनियमित और जब्त करने का अधिकार है। जब्ती के लिए पूर्ण मुआवजा अव्यावहारिक है, आंशिक मुआवजा बीच का रास्ता है। प्रोस टी.के. शाह ने तर्क दिया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति को सख्त मुआवजे की आवश्यकताओं के बिना अधिग्रहित किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने आदिवासियों को पिछड़ा और आदिम मानने या सख्त राज्य नियंत्रण और बहिष्कार की आवश्यकता पर सवाल नहीं उठाया। बहस बहिष्कार को उचित ठहराने या आलोचना करने पर केंद्रित थी, लेकिन यह गायब था कि बहिष्कार ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप हुआ था। बहिष्कार ने वनवासियों के प्रति एक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण दिखाया। जिन लोगों ने आत्मसातीकरण का समर्थन किया, उन्होंने औपनिवेशिक विकास मानदंडों को बरकरार रखा और स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के योगदान को मान्यता नहीं दी। 19.02 क्रिया और चिंतन। जनजातीय मामलों पर संविधान सभा की बहस की मुख्य विशेषताओं को उजागर करें। परिचय। भारत की संविधान सभा, जिसे भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक बहस में लगी रही। चर्चा का एक प्रमुख क्षेत्र भारत में आदिवासी समुदायों की स्थिति और अधिकार था। जनजातीय मामलों पर बहसें महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने उन नीतियों और प्रावधानों की नींव रखी जिनका उद्देश्य जनजातीय आबादी की रक्षा और उत्थान करना था। यह निबंध इन बहसों की मुख्य विशेषताओं को सामने लाता है, विविध दृष्टिकोणों और परिणामी संवैधानिक प्रावधानों की खोज करता है। ऐतिहासिक संदर्भ। भारत के जनजातीय समुदाय, जिन्हें अक्सर आदिवासी कहा जाता है, ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं और सामाजिक आर्थिक शोषण का शिकार रहे हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भूमि हस्तांतरण, विस्थापन और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच के माध्यम से उनकी दुर्दशा को बढ़ा दिया। जैसे जैसे भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ा, इन मुद्दों के समाधान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ी। संविधान सभा ने यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ली कि नया संविधान आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। जनजातीय मामलों पर संविधान सभा की बहस की मुख्य विशेषताएं। जनजातीय भूमि और संसाधनों का संरक्षण। चर्चा की गई सबसे प्रमुख चिंताओं में से एक आदिवासी भूमि और संसाधनों की सुरक्षा थी। संविधान सभा के सदस्यों,
विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने भूमि हस्तांतरण के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपायों के लिए तर्क दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भूमि न केवल आदिवासियों के लिए आजीविका का स्रोत है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का भी अभिन्न अंग है। बहसों में भूमि हस्तांतरण के प्रतिकूल प्रभावों, जैसे आजीविका की हानि, सांस्कृतिक विघटन और दरिद्रता पर प्रकाश डाला गया। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रावधानों को संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया था। ये अनुसूचियां क्रमशः जनजातीय सलाहकार परिषदों और स्वायत्त जिलों की स्थापना के लिए प्रदान की गईं, जिनमें भूमि हस्तांतरण को विनियमित करने और संसाधनों का प्रबंधन करने की महत्वपूर्ण शक्तियां थीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आदिवासी भूमि समुदाय के भीतर ही रहे और बाहरी लोगों द्वारा उसका शोषण न किया जाए। स्वायत्तता और स्वशासन। आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता देने का विचार बहस की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रमुख आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा सहित कई सदस्यों ने आदिवासी क्षेत्रों के स्वशासन की वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि आदिवासी समुदायों के अद्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक तानेबाने के लिए एक ऐसी शासन संरचना की आवश्यकता है जो मुख्यधारा से अलग हो। संविधान की 6ठी अनुसूची इन्हीं विचार विमर्शों का परिणाम थी। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों के निर्माण का प्रावधान किया गया। ये परिषदें विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों से संपन्न थी, जिससे इन क्षेत्रों को स्वशासन की डिग्री प्रदान की गई। इस प्रावधान का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना है। सामाजिकार्थिक विकास और विशेष प्रावधान। बहसों ने आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिकार्थिक विकास की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। सदस्यों ने आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर प्रकाश डाला। इस बात पर आम सहमति थी कि केवल कानूनी सुरक्षा अपर्याप्त थी और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता थी। संविधान के अनुच्छेद 46 में इस भावना को समाहित किया गया है, जिसमें राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 275 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। विधायिकाओं और रोजगार में आरक्षण। आदिवासियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना चर्चा का एक और महत्वपूर्ण विषय था। विधानसभा ने माना कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बिना आदिवासी हित विधायी प्रक्रिया में हाशिए पर रहेंगे। परिणामस्वरूप लोकसभा, लोगों का सदन और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को अनुसूचित जनजातियों सहित नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ाना और बेहतर सामाजिकार्थिक अवसर सुनिश्चित करना था। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा भी एक प्रमुख विषय था। विधानसभा की बहसों में आदिवासी समूहों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की मजबूत प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित हुई। सदस्यों ने तर्क दिया कि विकास आदिवासी पहचान और परंपराओं के क्षरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने आदिवासियों सहित अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा की। इन अनुच्छेदों ने अपनी विशिष्ट भाषा,
लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार स्थापित किया। न्यायिक और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय। संविधान सभा ने आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर भी चर्चा की। यह माना गया कि जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशेष तंत्र की आवश्यकता है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका को रेखांकित किया गया है। राज्यपाल को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण को निर्देशित करने का अधिकार दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून आदिवासी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। इसके अतिरिक्त जनजातीय सलाहकार परिषदों की स्थापना का उद्देश्य आदिवासियों को अपनी चिंताओं को उठाने और शासन में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करना है। विविध परिप्रेक्ष्य और विवाद। बहसों को विविध दृष्टिकोणों और कभी-कभी सदस्यों के बीच विवादों द्वारा चिह्नित किया गया था। हालांकि विशेष प्रावधानों की आवश्यकता पर आम सहमति थी, लेकिन इन प्रावधानों की सीमा और प्रकृति पर राय में मतभेद थे। कुछ सदस्यों ने जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में और अधिक एकीकृत करने का तर्क दिया। उन्हें डर था कि अत्यधिक स्वायत्तता से अलगाववाद हो सकता है। अन्य लोगों, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने अधिक स्वायत्तता और सुरक्षा की पुरजोर वकालत की। निष्कर्ष। आदिवासी मामलों पर संविधान सभा की बहसें व्यापक थी और आदिवासी समुदायों के सामने आने वाले मुद्दों की गहरी समझ को दर्शाती थी। परिणामी संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा, स्वायत्तता और विकास की आवश्यकता को संतुलित करना है। इन प्रावधानों ने स्वतंत्र भारत में आदिवासी कल्याण के लिए नीतियों और पहलों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इन प्रावधानों के कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और नीति और व्यवहार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। आदिवासी अधिकारों और विकास के लिए चल रहा संघर्ष संविधान सभा की बहस के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं पर फिर से विचार करने और उन्हें मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करता है। आज 3 दृष्टिकोण हैं, बाएं, मध्य और दाएं। वे सभी इस बात से सहमत हैं कि जंगलों और प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले आदिवासियों का कोई भविष्य नहीं है। उनकी असहमति इस बात पर है कि ये लोग मुख्यधारा में कैसे शामिल हों और उसमें उनका स्थान क्या हो। प्रमुख शब्दों की उनकी परिभाषाएं तदनुसार भिन्न होती हैं। निष्कर्ष। आज सभी आदिवासी लोग जंगलों में नहीं रहते। वे बड़े भारतीय समाज के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी कोसाम्बी ने भारत में जनजातीय लोगों के विविध सामाजिक संदर्भ का वर्णन किया। एक ही क्षेत्र में भारतीयों के बीच सांस्कृतिक अंतर पूरे देश में भौतिक मतभेदों जितना बड़ा हो सकता है। आधुनिक भारत ने टैगोर के रूप में एक विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार को जन्म दिया। टैगोर के अंतिम घर के पास आप ऐसे अनपढ़ लोगों को पा सकते हैं जो उसके अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं, कुछ अभी भी भोजन इकट्ठा करने के चरण में हैं। एक बैंक, सरकारी कार्यालय या कारखाने जैसी आधुनिक इमारत को एक यूरोपीय वास्तुकार या एक भारतीय छात्र द्वारा डिजाइन किया जा सकता है, लेकिन इसे कच्चे तेल का उपयोग करने वाले श्रमिकों द्वारा बनाया गया है। उपकरण। विज्ञान का विचार उन लोगों की समझ से परे है जो अत्यधिक खेती योग्य भूमि के किनारे या जंगल में दुख में रह रहे हैं, जिनमें से कई लोग अकाल के कारण शहर में सबसे सस्ता श्रमिक बनने के लिए प्रेरित हुए हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची का उद्देश्य भारतीय नागरिक के रूप में वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करना है। व्यक्तिगत अधिकारों की समग्रता भारतीय राष्ट्र राज्य की संप्रभुता से आती है, जो 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम से उत्पन्न हुई है। नागरिकों के अधिकार उन अधिकारों से अधिक नहीं हो सकते जो संप्रभु राज्य के पास हैं।
सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्देशित करने की राज्य की शक्ति उसे संप्रभु बनाती है और व्यक्ति उसके नागरिक होते हैं। 1894 का अधिनियम उचित परिस्थितियों के निर्माण में बाधा डालता है। उदाहरण के लिए, इस अधिनियम के तहत अर्जित भूमि में अक्सर सामुदायिक भूमि शामिल होती है। ये सामान्य वस्तुएं न केवल निर्वाह के लिए संसाधन हैं, बल्कि सांस्कृतिक अर्थ भी रखती हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रजनन का समर्थन करती हैं। उदाहरणों में पवित्र उपवन, चरागाह और नदियां शामिल हैं। सवाल उठता है, जब आम लोगों का अधिकार हमेशा खतरे में रहता है, तो कौन से सांस्कृतिक अधिकार बचे रहते हैं? संविधान के मौलिक अधिकार इन सांस्कृतिक अधिकारों का वर्णन करते हैं, जो 1894 के अधिनियम को वैध बनाते हैं, जो देश की क्षेत्रीय एकता और संप्रभुता का समर्थन करता है। अधिनियम केवल मतभेदों को अनुमति देकर एकरूपता सुनिश्चित करता है, यदि वे इस एकरूपता को कमजोर नहीं करते हैं। 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम महत्वपूर्ण है। यह सार्वजनिक हित पर आधारित है, जो राष्ट्र, राज्य और नागरिकता को परिभाषित करता है। 10वीं लोकसभा की शहरी और ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति 1994 से 95 की 8वीं रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम पहली बार 1 मार्च 1894 को प्रख्यापित किया गया था और स्वतंत्रता के बाद की जरूरतों के अनुरूप इसमें संशोधन किया गया है। यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है और नागालैंड ने इसे नहीं अपनाया है। अधिनियम में व्यक्तियों को सामूहिक भलाई के लिए भूमि का त्याग करने की आवश्यकता होती है, जिससे राष्ट्र राज्य के क्षेत्र को सार्वजनिक भलाई के लिए संप्रभु अधिकारों के साथ राज्य मशीनरी द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिसे 1894 अधिनियम द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार नागरिक वह व्यक्ति है जिससे भूमि ली जा सकती है और जिसे भूमि दी जा सकती है। राष्ट्र की सीमाओं के भीतर पैदा होने का दायित्व है। 1894 के अधिनियम ने वनवासियों के संस्कृतिकरण को एक राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया, जो राष्ट्र राज्य को एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण था। यह सरकार को समान मुआवजा देकर सार्वजनिक हित के लिए कोई भी भूमि लेने की अनुमति देता है। वन क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करना, गैर राजस्व उत्पादक वनों को बंजर भूमि के रूप में लेबल करना और स्थानांतरित खेती के स्थान पर स्थायी निपटान को बढ़ावा देना 1894 अधिनियम द्वारा प्रोत्साहित राजनीतिक गतिविधियां हैं। राजनीतिक बनाम सांस्कृतिक संघर्ष का एक स्पष्ट उदाहरण 1894 का अधिनियम है। सार्वजनिक हित, जैसा कि संविधान की अनुसूची में परिभाषित है, का अर्थ अक्सर आम या सांप्रदायिक संपत्ति प्राप्त करना होता है। इससे अच्छे की दो धारणाएं बनती हैं, एक राज्य द्वारा और एक समुदाय द्वारा। राष्ट्र राज्य की पहचान राजनीतिक एकता के लिए सांस्कृतिक अधिकारों के बलिदान पर निर्भर करती है। हालांकि सामुदायिक अधिकारों को मजबूत करने से राष्ट्र राज्य की पहचान मजबूत हो सकती है। ऐतिहासिक अनुभव से पता चलता है कि इस अधिनियम ने अक्सर लोगों को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यह सुझाव देता है कि यह राष्ट्र राज्य इसके लोगों, संस्कृति और समुदाय की नींव को कमजोर करता है। इस प्रकार राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों को संरेखित करने के लिए 1894 अधिनियम की पुनः जांच करना आवश्यक है। सांस्कृतिक अधिकार राजनीतिक अधिकारों का आधार होना चाहिए, न कि इसके विपरीत, स्वशासन की शर्त के रूप में। यह राष्ट्रवादी संघर्ष और संविधान सभा की बहसों के दौरान सामने आया, जहां अच्छे की सांस्कृतिक धारणाएं राजनीतिक विचारों के अधीन थी। शक्ति तभी सार्थक है जब वह निश्चितता उत्पन्न करती है। वनवासियों और मुख्यधारा को समझना। वनवासियों की स्थिति को अब मुख्यधारा के संदर्भ में नहीं समझा जाना चाहिए। इस प्रकार समान नागरिक संहिता के विचार को नागरिक समाज की धारणा से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
समान नागरिक संहिता मुख्यधारा और वनवासियों के बीच विरोधाभास से उत्पन्न होती है और नागरिक समाज का गठन नहीं करती है। इसके बजाय यह मुख्यधारा की मानक व्यवस्था को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, संविधान में जनजातियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है, बल्कि उन्हें अल्पसंख्यकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 25, 30 आए और 25(2) सुझाव देते हैं, सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 आए। हालांकि राज्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय या धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित कर सकता है। अनुच्छेद 25(2) और यह हिंदू धार्मिक संस्थानों को सभी वर्गों के लिए खोल सकता है। अनुच्छेद 252(b). इस प्रकार हिंदू धर्म भूमि अधिग्रहण की तरह ही सार्वजनिक हित में कार्य करता है, सार्वजनिक हित को बढ़ावा देता है और इसे सुलभ बनाना राज्य का कर्तव्य है। आलोचकों का तर्क है कि यह नागरिक संहिता धर्म और कार्य संस्कृति के बीच संबंधों की अनदेखी करते हुए सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों के बीच औपनिवेशिक विषमता के अनुरूप है। यह नागरिक समाज के लिए आदान प्रदान और सहयोग की प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि मतभेद बढ़ाता है और सामाजिक जीवन में हिंसा और आतंक पैदा करता है। चुनौती ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने की है जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से असमान दुनिया में परस्पर विरोधी सांस्कृतिक और सामाजिक मतभेदों वाले लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाले सांस्कृतिक मानदंडों को सक्षम बनाती है। ऐसी व्यवस्थाएं नागरिक समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं,